हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट के टॉपिक्स कहां पर मैं प्रोवाइड कराता हूं और इस टेस्ट को आप लोगों को किस तरीके से देना है। और साथ ही साथ मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने होपफुली इस टेस्ट के पूरे टॉपिक्स अच्छे से पढ़कर आ गए होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रियम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है 1976 में। दूसरे में लिखा है प्रियम्बल प्रूव करता है कि अल्टीमेट सॉवरेनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। तीसरे में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसकी जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, वो प्रियम्बल में मेंशन की गई है। तो हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आपको इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ने के लिए जो टॉपिक दिए थे तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी दिया होगा, तो तीसरा क्वेश्चन आपका बन चुका होगा ऑलरेडी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको मॉडिफाई करके प्रियम्बल बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एट प्रेजेंट प्रियम्बल के अंदर है। बट तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास कराया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये गलत हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये नेहरू जी के द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो रखा गया था, प्रस्ताव इसका रखा गया था। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो तीसरा जो है वो गलत हो गया। तीसरा गलत हुआ तो ये दो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरे की बात करें तो अल्टीमेट सॉवरेनिटी इस कंट्री के अंदर किसके हाथों में? पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के हाथों में अल्टीमेट सॉवरेनिटी है। राइट, तो ये दूसरा तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये भी इनकरेक्ट है। पहले की बात करें तो प्रियम्बल अभी तक क्या सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है? हाँ, 1976 में ये एक बार अमेंड हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से। इसका क्या आंसर होगा? प्रियम्बल क्या हम लोगों ने फ्रांस से बोरो किया है? जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो आइडिया है वो क्या रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इसके अलावा प्रियम्बल में जो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी है, ये क्या फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइस, तीसरा जो है वो करेक्ट है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये शब्द लिए गए हैं, और ये वाले शब्द जो है वो रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। बट प्रियम्बल जो है वो हम लोगों ने कहां से बोरो किया है? यूएसए से बोरो किया है, ना कि फ्रांस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 2-3 होगा। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 ओनली। राइट, तो ये गलती अगर आप लोगों ने अभी करी है 2-3 जिन लोगों ने मार्क किया है तो गलती सुधारिए। आप लोग को पूरा क्वेश्चन जो है वो ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। ये छोटी सी मिस्टेक जो है वो काफी भारी पड़ जाती है। नेगेटिव मार्किंग आप जानते ही हैं कि इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली, 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। इसका बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपसे लिखा हुआ है यहां पर कि जो प्रियम्बल जो है वो दूसरे आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे ये सबऑर्डिनेट है, यानी कि वो नीचे माना जाता है। दूसरे आर्टिकल्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और अगर कभी क्लैश होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रियम्बल को या फिर किसी आर्टिकल को चैलेंज किया जाता है एक दूसरे के अपोजिट में, तो किसकी जीत होगी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसको मान्य साबित करेंगे, किसको अप्रूव करेंगे? तो आर्टिकल्स को अप्रूव करेंगे, ना कि प्रियम्बल को। तो आर्टिकल्स जो है वो प्रियम्बल के ऊपर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, क्योंकि यहां पर जो स्टेटमेंट कह रहा है वो यही कह रहा है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, प्रियम्बल जो होता है वो नीचे होता है। सबऑर्डिनेट हम लोग को प्रियम्बल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली, 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। अब इसका बताइए क्या आंसर सही होगा इसका। तो प्रियम्बल क्या अमेंड नहीं किया जा सकता है, और प्रियम्बल क्या किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है? क्या बताओ जल्दी, सही आंसर क्या होगा इसका? 1 2 या नन? तो देखो गाइस, प्रियम्बल जो है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी थी। आप चाहे तो कहीं पर लिख सकते हैं केहार सिंह, केहार KEHAR, केहार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989। इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात कही थी कि प्रियम्बल किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि हमारी कंट्री के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और प्रियम्बल जो है गाइस वो अमेंड नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था अमेंड प्रियम्बल। तो ये वाली बात भी आप लोग जानते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा गलत होगा, बट हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है फिर से। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, दैट विल बी 1 ओनली। अब ये वाला हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, प्रियम्बल के अंदर कितनी बार इंडिया शब्द यूज किया गया है। ये क्वेश्चन देने का मकसद मेरा ये है
कि आपको पूरा प्रियम्बल रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा है तो रटो, अगले 10 दिनों तक रोज अपने टेबल के सामने एक प्रियम्बल चिपका लो, अपने स्टडी टेबल के सामने, और रोज उसको रीड करो। रोज आपको पढ़ना है प्रियम्बल को। एनसीईआरटी की मेरे ख्याल से 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में जो है वो प्रियम्बल दिया गया है, 9th से लेकर मेरे ख्याल से 11th है या 9th है, पता नहीं, बट एनसीईआरटी में दिया गया है एक पेज में प्रियम्बल पूरा का पूरा। तो आप इसको पढ़िए। कितनी बार यूज किया गया है? 2 बार यूज किया गया है। इंडिया शब्द, भारत शब्द प्रियम्बल के अंदर मात्र 2 बार यूज किया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद ये है कि आपको प्रियम्बल रटा होना चाहिए, राइट, पूरा का पूरा। कभी कभी इंटरव्यू में भी इवन पूछ लिया जाता है, राइट, तो उसके लिए भी आप, और हालांकि आपको तो पता होना ही चाहिए, प्रियम्बल एक ऐसी चीज है जो रटी रहनी चाहिए आप सभी लोगों को, जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने के लिए कहा था, आर्टिकल 368 को पढ़ने के लिए कहा था। तो अब अमेंडमेंट्स आप पढ़ रहे हो तो आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन से हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। इसी प्रकार से ये तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीजें आपसे पूछ ली है कि अभी ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको करेक्ट पेयर यहां पर बताना है कि आर्टिकल 334 जो है वो इससे रिलेटेड है क्या, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या इससे रिलेटेड है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या इससे रिलेटेड है। जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो जीएसटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं गाइस कि जीएसटी जो है वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि 99th। तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा एलिमिनेट हमने कर दिया। दूसरे की बात करें, मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं दिया गया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है। तो ये भी जो होगा वो गलत हो जाएगा। और ये वाला जो ऊपर वाला है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ये 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो क्लॉज होता है, लोकसभा के अंदर आप जानते हैं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उसको भी रिप्रेजेंट करने का बोला जाता है, तो उस क्लॉज को हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बट यहां पर जो अमेंडमेंट किया है वो आर्टिकल 334 का ही किया है, तो इसलिए ये वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। मैंने जानबूझकर आपको नीचे 104th लिखा है, क्योंकि जिन लोग को ये पता होगा तो वो शायद यहां पर सोचेंगे कि मैंने कुछ इंटर रिलेट किया, बट ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो है वो आर्टिकल 334 को ही अमेंड किया गया है, और ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत हम लोग को देखने को मिला था। तो ये पूरी जानकारी आपको एटलीस्ट पिछले 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है, और ये इतनी बड़ी चीज चेंज हुई है, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को इस प्रकार से पढ़नी है। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? 1 होगा, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है 1 ओनली। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत, इनमें से किस आर्टिकल के तहत जो सेंटर जो है वो स्टेट्स के लॉज बना सकती है, मतलब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस आर्टिकल के तहत पावर दी है सेंटर को कि सेंटर राज्यों के, स्टेट के लॉज जो है, कानून जो है वो बना सकती है। जल्दी से बताओ। मैंने आपको कहा भी था, आप लोग को टॉपिक के अंदर बकायदा लिखा हुआ था कि आपको पढ़ना है कि कौन से प्रोविजन होते हैं जिसके तहत सेंटर स्टेट के लॉ बना सकती है या फिर नहीं बना सकती है बिना स्टेट की सहमति के। तो आपको पता होना चाहिए वाले, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइस, इसमें मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा एक हिंट छोड़ा हुआ था, और ये इस प्रकार के ऐसे, क्योंकि देखो यूपीएससी भी जानती है कि काफी सारे बच्चे जो है वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, उसको भी पता है यूपीएससी को, तो इसलिए वो आपके लिए भी यूपीएससी में काफी सारे आप क्वेश्चन देखोगे तो वो भी आपको हिंट देती है ऑप्शन के अंदर। जैसे कि यहां पर देखो आर्टिकल 356, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसको पता है कि आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। ठीक है, अब इस प्रेसिडेंट रूल के अंदर आप जानते हो कि सेंटर के पास पूरी पावर रहती है स्टेट्स के कानून बनाने की। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला। आप देखो सेकंड मैंने सिर्फ एक ही में लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चंस यूपीएससी में मिलेंगे, तो इसलिए एक आधी चीज भी अगर आपको पता है तो उसके बाद ऑप्शन को देखने की कोशिश किया करो, तो उसी में आपका आंसर जो है वो पूरा छुपा होगा, मिल जाएगा। बाकी आप जो है वो अभी वीडियो खत्म करके ये चारों ही जो है वो पढ़ लेना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, आर्टिकल 368 को अगर अमेंड करना है तो किसके कंसेंट की आवश्यकता होती है? सेंटर के, स्टेट के, सेंटर स्टेट दोनों के, या फिर अमेंड हो ही नहीं सकता आर्टिकल 368? जल्दी बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? दोनों के कंसेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अमेंड करना है 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 को, यानी कि यूनियन लिस्ट को अगर अमेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सिर्फ सेंटर जो है वो अमेंड करवा सकती है, या फिर राज्य, या फिर सेंटर स्टेट दोनों, या फिर
इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये आर्टिकल 368 लिख दिया मैंने, उसकी जगह मुझे ये लिखना था, तो आप समझ ही गए होगे कि ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, राइट, सॉरी उसके लिए। अब इनमें से बताइए ये तीनों में से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए गाइस, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कई सारे बच्चों को, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कि आपको शायद इसका आंसर पता होगा, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं। कई बार बच्चे जो है वो थोड़े से सोचते हैं कि जिनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो पेपर को देखते हैं, पेपर में देखते हैं कि यार कहीं पर कुछ बिंदु बिंदु लगा है क्या, या फिर इस प्रकार का गैप है क्या। कई बार ऐसी मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी की होती है, बट कुछ लोग की होती है। जैसे कि मैंने इसमें हल्का सा आपको गैप दे दिया, ठीक है, तो लोगों को लगता है यार शायद ये वाला आंसर होगा, उनने जो है वो इस आंसर को बनाने के चक्कर में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी होगी। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ना कोई आपको बिंदु बिंदु नजर आएगी, ना कोई गैप वगैरह नजर आएगा। तो ऐसी चीजें जो होती है उस पर बिलीव करके बिल्कुल उस मतलब उसको ऑप्शन को जो है वो मार्क मत करना, तो वो गलत होगा आपका ऑप्शन। और नहीं भी होगा तो भी मुझे नहीं पता, बट इस प्रकार के चीजों को लेकर, इस प्रकार की हिंट को देखकर जो है वो आप लोग अपने आंसर डिसाइड मत करना। अगर आपने पढ़ा है तो ही डिसाइड करना, वरना फिर नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपको एटलीस्ट 50% जो है वो आपका आंसर बन रहा है और आपका सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट करने के, दो में से एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करने का, तब आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस मैंने जानबूझ के आप लोग को सिखाने के लिए दिया था कि यार ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखो। कई बार बच्चे जो है वो सोचते हैं अरे यार पेपर में हल्का सा स्पेस है, ये वाले ऑप्शन में दूसरे में नहीं है, मतलब ये शायद इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बोथ। 7 शेड्यूल को अगर अमेंड करना है किसी भी लिस्ट को, तो दोनों के कंसेंट की आवश्यकता है, सेंटर और स्टेट दोनों के, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब आपके सामने अनदर क्वेश्चन है, तो इन चारों में से एक करेक्ट आंसर बताइए कौन सा जो है वो करेक्ट है इन चारों में से। प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए ये एट प्रेजेंट, यानी कि अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन जो है ना वो हल्का सा थोड़ा सा जो है वो मैंने लिखना चाह रहा था, बट मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सुन लो पहले, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर लिखना। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अभी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप बताइए कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पर जल्दी से बताइए क्या होगा। कि प्रियम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या ये दोनों हो सकते हैं, या फिर नन, इन ऊपर वाले ऑप्शन में से कोई भी नहीं। जल्दी बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड वन। ये देखो, ये यहां पर मैंने ये वाला लिखा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि लेटेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर आपको ये चुनना है, ठीक है। तो वही चीज वो मैंने कहा, ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया है, बट यहां पर मैंने लिख दिया था बाद में। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2 सेकंड। अभी देखो गाइस, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद रखने के लिए। केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 1973 का, उस दौरान जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वाली बात करी थी, ऑब्जर्वेशन रखा था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अमेंड होता है प्रियम्बल, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो है वो आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर हम लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलते रहते हैं। कि केशव नंदा भारती केस के अंदर बकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का जो है वो जिक्र किया था। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, और आपका स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया है। और टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली इसको कंटिन्यू करता रहूं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो आपके किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा 100 डेज का क्रैश कोर्स भी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और अच्छे से कल की तैयारी करके आना।